दोस्तों, आज से लगभग 20 या 25 साल पहले हमको ये लगता था कि बांग्लादेश एक बहुत साधारण सा बच्चा है। बांग्लादेश एक ऐसे इंसान की तरह है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर उंगली जो है नहीं उठाता है। वो अपने काम से काम रखता है। वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता है। वो हमेशा इस कोशिश के अंदर रहता है कि मैं अपने आप में ग्रो कैसे करूं। तो हमको ये पहले लगा करता था, लेकिन बांग्लादेश का हालिया रुख जो है वो काफी हद तक बदल चुका है। बांग्लादेश अब ये चाहता है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी भी कोई प्रेजेंस हो। आपकी ही कम्युनिटी के अंदर, आपके ही दोस्तों के अंदर एक ऐसा दोस्त है जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। तो अचानक उसको समझ में आता है या कोई दूसरा दोस्त उसको ये भड़का देता है कि यार तेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। अक्सर कई बड़े परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है। जो बाहरी लोग होते हैं वो हमेशा परिवार के एक ऐसे हिस्से को ढूंढते हैं जिसको भड़काया जा सकता है। उसके खिलाफ ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं कि भाई तेरे को तो कोई पूछता ही नहीं, यहां पर तू खामखा जो है यहां पर दखलंदाजी करता है। तो वो सोचता है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि यार तू तेरी वैल्यू बना, तू छेड़खानी कर, तू कुछ बड़ा कर। बांग्लादेश कुछ इस तरीके से ही कर रहा है। बांग्लादेश उस परिवार के अंदर एक कमजोर कड़ी जो है वो निकल कर आया है, जिसको बाहरी लोग भड़का रहे हैं और बांग्लादेश ऐसा कर रहा है। ये बाहरी लोग कौन है आखिरकार? चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका। ये तीन देश ऐसे हैं जो कि आज बांग्लादेश की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहला अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमको दे दीजिए। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने इनकार किया और उसके बाद में अमेरिका ने कहा कि अब बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी होगा, राजनीतिक उठापटक होगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। और उसके बाद देखिए सरकार जो है बदल गई और वहां पर एक कठपुतली पपेट सरकार बैठा दी गई, यूनुस सरकार की। उसके बाद में पाकिस्तान की तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार किए। 1971 के अंदर पाकिस्तान ने जो अत्याचार बांग्लादेश के ऊपर किए, वहां के लोगों के ऊपर किए, वो बांग्लादेश आज भी नहीं भूला है। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश ये गलती कर रहा है कि वापस से वो पाकिस्तान के साथ में जा रहा है। बात करते हैं चाइना की। चाइना जब भी किसी देश के अंदर राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो वहां पर वेपन्स भिजवाने का काम चाइना करता है। चाइना ने हाल ही में कहा कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जो है वो भारत को घेरने की रणनीति जो है वो बनाओ। इससे काफी इन्फ्लुएंस हुआ बांग्लादेश। और आप लोग देख लीजिएगा आगे आने वाले कुछ समय के अंदर बांग्लादेश BRI को ज्वाइन करेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, उसको ज्वाइन करेगा और डेट ट्रैप में फंसेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली भारत के द्वारा जो रणधीर जायसवाल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि स्पोक्स पर्सन है, सेक्रेटरी नहीं स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि फोकस ऑन माइनॉरिटीज। आप खुद के अल्पसंख्यकों के ऊपर फोकस कीजिए, हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूनुस खान के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत के अंदर बंगाल में जो दंगे हुए हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है और भारत के अंदर माइनॉरिटीज पे हमले किए जा रहे हैं। और इसको लेकर भारत ने कहा कि हमारे घर के अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है, पहले तुम अपने घर में झांक के देख लो, जहां पर हाल ही के अंदर सरकार बदली और तुम्हारी प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठी है और तुम पीछे से बयानबाजी कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री की को पनाह जो है वो भारत ने दी है, कि तुम्हारे देश की राजनीति के ऊपर कालिक पुती हुई है और तुम इस तरीके से हरकतें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग परिवार का उस यानी कि कमजोर हिस्सा हो जिसको पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना जैसे देश भड़का रहे हैं। ठीक है, चलिए शॉर्ट में बात करते हैं कि हम लोग किन पॉइंट्स पे बात करेंगे। बांग्लादेश ने हाल ही में इंडिया को कहा कि वो प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटीज को, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज को, जो कि खासतौर पर मुर्शिदाबाद के अंदर भी बंगाल के अंदर हुआ। उस बात को लेकर रिमार्क ओवर राइट्स इन बंगाल ड्यूरिंग एंटी वफ, जो आपको पता है कि 8 अप्रैल को वफ बोर्ड का एक्ट जो है वो पारित किया गया और उसके बाद में मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर जो है राइट्स हमको देखने को मिले। इंडिया कॉल्स आउट बिड टू डाइवर्ट फोकस फ्रॉम। तो अब देखिए बेसिकली क्या है कि बात की जा रही है माइनॉरिटीज की, कि माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, उससे साबित होगा कि वाकई में अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं या फिर भारत के अंदर हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरे पास में रोजाना लगभग 5 से 10 विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो कि कुछ क्वेरीज करते हैं कि सर हम बहुत लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है और बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पोर्नोग्राफी को देखना छोड़िए। आप लोगों ने बहुत कोशिश की, एक बार ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए अगर आप वाकई में जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं।
जिसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि इनकी मदद से आप लोग कैसे इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं। जरूर आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं और उसको बदलना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, तो रणधीर जायसवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने हाल ही में कहा कि बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करे, अपने माइंडेज के ऊपर फोकस करे और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दे। इन रेस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन द कमेंट्स मेड बाय बांग्लादेश ऑफिशियल्स ऑन द डेवलपमेंट्स इन द वेस्ट बंगाल, द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन श्री रणधीर जायसवाल ने कहा, वी रिजेक्ट द रिमार्क। हम जो है बांग्लादेश के द्वारा हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको रिजेक्ट करते हैं और हम लोग रिगार्ड भी करते हैं बांग्लादेश की कि वो अभी इन परिस्थिति से जूझ रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपना मानसिक संतुलन या फिर हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स से परेशान होकर वो आज अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए कदम उठा रहा हो। रिसेंटली ये हुआ था कि बांग्लादेश ने, यानी कि बांग्लादेश के, देखिए बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दोनों के बीच में मीटिंग हुई। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को यह कहा कि भाई आप हमारे लगभग 36,000 करोड़ रुपए लौटा दीजिए। बांग्लादेश के अंदर 1971 के अंदर नरसंहार हुए और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर अत्याचार किए थे और भारत ने फिर आजाद करवाया था। तो बांग्लादेश ने कहा कि 1971 के अंदर जो अत्याचार पाकिस्तान ने किए थे उसके लिए 36,000 करोड़ रुपए जो है वो आज पाकिस्तान बांग्लादेश को दे। अगर हम लोग टका के अंदर बात करें तो 52,000 करोड़ टका जो है वो बकाया बताया है पाकिस्तान के ऊपर। साथ ही के अंदर यह भी कहा है कि 3 लाख यूपी और बिहार के जो लोग हैं जो कि आज पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं उनको भी पाकिस्तान लेके जाए। लेकिन ये बड़ी एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो 3 लाख लोग रह रहे हैं भारत के, यूपी और बिहार के, उसको पाकिस्तान क्यों लेकर जाए। देखिए, जिस समय हमारा पार्टीशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस समय बहुत सारे यूपी और बिहार के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो पाकिस्तान के प्रति जो है अपनी थोड़ा सा समर्थता जताते थे कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, इसीलिए वो ईस्टर्न पाकिस्तान में चले गए। उनको ये पता नहीं था कि आगे जाकर 1971 के अंदर बांग्लादेश अलग बनेगा और पाकिस्तान अलग बनेगा। तो वो वहां से निकलकर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चले गए जो कि आज बांग्लादेश है और वो आज भी वहां पर शेल्टर्स के अंदर रह रहे हैं। तो बांग्लादेश ने कहा है कि ये जो लोग हमारे यहां पर 3 लाख लोग रह रहे हैं, इनकी जो समर्थता है वो पाकिस्तान के लिए है, इनका विश्वास पाकिस्तान के लिए है। तो आप लोग इनको यहां से लेके जाओ, इनके खर्चे पानी की व्यवस्था सब हम लोग करते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, इनको आप लोग लेकर जाइए। तो हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो है आड़े हाथे लिया था, लेकिन ये केवल भारतीयों को दिखाने के लिए था, भारत को दिखाने के लिए था। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की नजदीकी हम सब लोग को पता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में मिलकर फरवरी में हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई और उसी समय जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वहां पर इन्होंने विजिट भी किया था। बांग्लादेश ने जो बचकाने बयान है वो चाइना के अंदर भी जाकर दिए थे और ये कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक हैं और हम लोग चाहें तो इनको इजीली जो है यहां से लॉक कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर केवल यही लैंडलॉक नहीं है, हरियाणा लैंडलॉक है, यूपी लैंडलॉक है, मध्य प्रदेश लैंडलॉक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पिछड़े हुए हैं। अगर आज भारत ये चाहे तो वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो केवल 17 किलोमीटर वाइड है, इसको बढ़ाकर वो लगभग 50 या 100 किलोमीटर कर सकता है। इसमें वो बांग्लादेश की टेरिटरी को शामिल कर लेगा। तो बांग्लादेश को ये बात समझनी चाहिए कि भारत जो है वो कोई ऐसा ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। भारत अपने आप में एक पावर है, भारत अपने आप में जो है वो एक पावर है। ठीक है, चलिए, तो रिसेंटली ये बातें चल रही थी। अब मैं कुछ आंकड़े जो है आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश के अंदर इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे 1951 के अंदर वो 78.9% थे, जबकि हिंदुइज्म जो है वो लगभग 22% थे। अदर भी इसी के अंदर काउंट है। आप लोग देखेंगे कि इस्लाम जो है वो धीरे धीरे वहां पर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, लेकिन हिंदुओं की संख्या जो है या वहां पर जो माइनर है उनकी संख्या 22 से 18 हुई, 18 से 13.5% हुई 1974 के अंदर, फिर 12%, फिर 10%, फिर 9% और फिर 8.3% जो है वो हुई है 2011 के अंदर। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर हिंदुइज्म जो है वो 84% था, जबकि मुस्लिम जो था इस्लाम वो 9.8% था 1951 के अंदर। आप लोग देखेंगे कि हिंदू की संख्या कम हुई है और इस्लाम को मानने वालों की संख्या जो है वो धीरे धीरे दिन ब दिन जो है वो बढ़ी है और आज लगभग 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 14.23 जो है वो इस्लाम को मानने वाले हैं, जबकि 79% जो है वो हिंदुइज्म को मानने वाले हैं। तो आप लोग खुद इससे डिसाइड कर सकते हैं कि जहां पर इस्लाम को प्रोटेक्शन दी गई है वहां पर तो इनकी संख्या बढ़ी है और जहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिली है वहां पर हिंदुइज्म जो है जो कि माइनॉरिटी के अंदर थे उनकी संख्या घटी है।
इस बात से ही साफ तौर पर जाहिर होता है कि बहुत सारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज आज बांग्लादेश के अंदर रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर रहेंगे तो दंगों का सामना करना पड़ेगा, हमारे परिवार खराब होंगे, उनकी एजुकेशन खराब होगी, उनकी मेडिकल खराब होगी, हर चीज जो है खराब होगी, इसीलिए वो बांग्लादेश को छोड़ देते हैं। ये चीज प्रूफ करती है कि आखिरकार अत्याचार कहां पर ज्यादा हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। हम लोग एक सर्वधर्म को संभाव को मानने वाले एक देश के तौर पर जाने जाते हैं, इंडिया को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए जब हम लोग अटैक्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले अटैक्स देखिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द प्रथम 64 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एंड 67 जो उपजिलाज हैं, लगभग 5 से 20 अगस्त 2024 के बीच में 1068 जो अटैक्स थे वो माइनॉरिटीज के ऊपर हुए थे। कहां पर? 49 डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेश के अंदर। तो ये तो महज और महज 15 दिन का जो ड्यूरेशन था उसमें लगभग 1068 अटैक्स माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश के अंदर हुए थे। छोटा सा ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बताया है और बहुत लंबी चौड़ी गणित है। यही नहीं, अटैक्स जो है 2010 इंसिडेंट जो थे वो वायलेंस के रिपोर्ट किए गए थे। लगभग कब तक? 20 अगस्त 2024 तक 152 टेंपल जो थे उनको डैमेज किया गया था 20 अगस्त 2024 तक, और 157 फैमिलीज जो थी, लगभग इसके अंदर माइनॉरिटी शामिल थे, उनको अपना जो घर है उसको खाली करना पड़ा था। बांग्लादेश के अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जो राइट्स होना, खास तौर पर माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होना कोई नई बात नहीं है। 1950 से, यानी कि जब से वो ईस्टर्न पाकिस्तान बना है, सबसे पहला जो राइट हुआ था, जिस समय लोकेशन थी उसकी ईस्टर्न पाकिस्तान, और वो हुआ था 1950s के अंदर। उसमें भी टारगेट किया गया था बंगाली हिंदूज को और संथालीज को। तो यहां पर फोर्सफुली उनका धर्म बदलने के लिए यहां पर ये राइट्स हुए थे, और ये भी टारगेट किया गया था माइनॉरिटीज को, मतलब वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया था। यही नहीं, 1962 के अंदर राजशाही जो मैसेकर हुआ था उसके अंदर भी जो राजशाही एथनिक जो ग्रुप थे उनको मारने की यहां पर कोशिश की गई थी, और उसमें अटैक किए गए थे माइनॉरिटीज हिंदू के ऊपर, और बहुत सारे लोग जो थे वो इसके अंदर लगभग 1000 प्लस या 3000 जो नॉन मुस्लिम थे वो इसके अंदर मारे गए थे। इसके बाद में 1964 का जो एथनिक क्लींजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, 1964 ईस्टर्न पाकिस्तान राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर जो बंगाली हिंदूज थे जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान के रहते थे, उनमें भी 1000 प्लस लोग जो है वो इसके अंदर मरे थे, और इसमें भी टारगेट जो है वो हिंदुओं को और अलग को, यानी कि जो माइनॉरिटीज के अंदर थे उनको टारगेट किया गया था। ये घटनाएं जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं, जहां पर 1000 से प्लस जो ज्यादा लोग मर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ये साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज पर अटैक ज्यादा होते हैं। हम लोग बात करें एंडरसन ब्रिज मैसेकर की, जिसमें 1 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज था, और यह पता था बांग्लादेशियों को कि यहां से जो हिंदू रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा यहां से ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उस ब्रिज को वहां से उड़ा दिया गया था, जो कि एक रिवर है मेघना रिवर, उसके ऊपर बनाया गया था। लगभग 1 किलोमीटर था, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो कि माइनॉरिटीज थे, खासतौर पर हिंदुओं को, हिंदू रिलीजन जो फॉलो करते थे वो लोग जो थे वो उसके अंदर मारे गए थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मुलाडी मैसेकर की, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। मतलब हर दिन, या हम लोग कहें कि बहुत ज्यादा इवेंट जो है बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के अटैक के बारे में आज हम लोग सुनते हैं। 1971 के बाद से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरी झड़ी लगी हुई है। 1989 के अंदर, 1990 के अंदर, 1992 के अंदर, 2013, 2014, 2016, 2021, 2024 के अंदर एंटी हिंदू जो वायलेंस है वो आज बांग्लादेश के अंदर हुए हैं। ये सारी घटनाएं जो हैं आज इस बात से साबित होता है कि आखिरकार कहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जिस समय शेख हसीना की सरकार बदली थी 5 अगस्त 2024 को, उस समय शेख हसीना भारत के अंदर आई थी, लेकिन वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे। तख्ता पलट के 15 दिन के अंदर 9 मर्डर किए गए थे। मर्डर जो किए गए थे वो थे 9, और पूजा स्थलों पर जो अटैक किए गए थे वो 69 थे। रेप जो थे, गैंग रेप, वो 4 हुए थे। घरों पर हमले और लूटपाट की 915 घटनाएं थी। दुकानों पर हमले और लूटपाट की 953 घटनाएं थी। घरों पर, एक घर पर कब्जा भी कर लिया गया था। मारपीट की लगभग 38 घटनाएं बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली थी। तो बांग्लादेश के अंदर जब भी जनता सड़कों पर आती है तो हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार होता है, और लोग ऐसी तख्तियां लेकर बाहर निकल जाते हैं कि मिटते मंदिर घटते हिंदू, हम कब बनेंगे चर्चा के बिंदु, है ना। तो हिंदुओं की वहां पर कोई भी नहीं सुनने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को बनाया जा रहा है, और आप लोग हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश को यह बोलने का मौका क्यों मिला? हाल ही में 8 अप्रैल को भारत के अंदर वक्फ कानून जो बोर्ड है, इसके ऊपर एक एक्ट जो है वो पारित किया गया। इसको लेकर इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे लोग इससे काफी नाराज थे। बहुत सारी घटनाएं जो है देखने को मिली, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर
सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद के अंदर घटना देखने को मिली और वहां पर तोड़फोड़ की गई, दुकानों सामान जो है वो चोरी वगैरह किया गया। इसके वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। इसके इन्फ्लुएंस में ही बांग्लादेश ने जो है वो बोलना शुरू किया था। तो ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो रहे थे, यानी कि बंगाल के अंदर हो रहे थे, मुर्शिदाबाद के अंदर, उसको देखकर हाल ही के अंदर बांग्लादेश ने बयान दिया। बात यह है, वेस्ट बंगाल को संभाल नहीं पा रही है दीदी। इसका रीजन क्या है? उनको यह लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है उनका इंटरप्शन कर रही है। आप मुझे बताइए, राज्य को संभालने वाले खुद दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं। बाहरी कोई व्यक्ति कैसे आकर आपके स्टेट के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है? और यह बताइए कि कोई भी व्यक्ति अपने ही देश के अंदर दंगे क्यों करवाने चाहेगा? क्या हमारी जो पॉलिटिकल लालसा है, राजनीतिक जो लालसा है, वो इतनी बढ़ गई है कि हम अपने राज्य के अंदर अटैक करवाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। बात यह है कि आप ये दिखाना चाहती हैं कि देखो हम लोग कितना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बाहरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसा कर रही है। आज ममता बनर्जी को यह बात समझनी चाहिए कि जो जिस चीज पर आप कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि या तो कर नहीं रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं या तो जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा, तो भारत की जो घटनाएं हैं ये विदेशों के अंदर भी फैलती हैं। और सीधी सीधी बात है, अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो बता दीजिए, राष्ट्रपति शासन जल्द ही लगा दिया जाएगा और बहुत अच्छे से वेस्ट बंगाल को संभाल लिया जाएगा। तो इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने जैसे ही हाल ही के अंदर ये कहा था कि ये जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, इंडिया के 7 स्टेट्स हैं, ये लैंडलॉक है, और उसके बयान के बाद में, मतलब ये जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद में भारत ने जो बांग्लादेश के जितने भी ट्रांसशिपमेंट है उनको बंद कर देगी। बांग्लादेश जो है वो नेपाल के साथ में, बांग्लादेश चाइना के साथ में, बांग्लादेश भूटान के साथ में जो है वो क्या करता है, व्यापार करता है। इसीलिए हमने जो ट्रांस कॉरिडोर था इनके लिए बंद कर दिया कि आप लोग यहां से व्यापार जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये बात बांग्लादेश को समझ में नहीं आती है। तो जब बांग्लादेश को ये पता लगेगा कि कितना इकोनॉमिक इफेक्ट जो है इससे पड़ रहा है, उसके बाद में यूनुस सरकार जो है वो फिर वापस से, यानी कि जिस सपने में वो जी रही है, जो सपना बांग्लादेश ने दिखाया है, उस सपने से बाहर निकलेगी। तब इनको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आज कितना जरूरी है। तो भारत की तरफ से भी जितने भी कॉरिडोर थे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बंद कर दिए गए हैं बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश जो है वो अब समंदर के रास्ते जो है वो व्यापार करना चाह रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि हमसे ज्यादा अटैक जो है वो आज बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, और जल्द ही इस बात को समझेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि आप अपने जीवन में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग एक बार इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।